हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। लास्ट वीडियो में हमने थॉमसन मॉडल की स्टडी कर ली थी कि थॉमसन ने क्या क्या प्रूव किया था, क्या क्या एक्सपेरिमेंटल उन्होंने बताया था हमें। नाउ रदरफोर्ड्स मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से सुनिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। हमारे पास 3 मॉडल हैं एटम के, तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो अच्छे से समझिएगा इन टॉपिक्स को। तो रदरफोर्ड्स ने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या किया था, उन्होंने सबसे अलग किया था। इसलिए ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है उनकी। तो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी जिस पर अल्फ़ा पार्टिकल उन्होंने अटैक करवाए थे। ठीक है, तो ये किस तरह से उन्होंने किया था अभी हम आगे देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्या किया था उन्होंने, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट की उन्होंने, बिकॉज ही वांटेड अ थिन अ लेयर एज पॉसिबल, कि जितनी थिन हो सकती है उतनी थिन लेयर उन्हें चाहिए। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक। तो ये जो गोल्ड फॉइल होती है ये 1000 एटम थिक के बराबर होती है, तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल चूज़ की थी। ना अल्फ़ा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन। जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन होते हैं ये। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, उनका जो मास होता है वो कितना होता है, 4u के बराबर होता है। अब ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं, तो इनमें क्या होता है, हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो अमाउंट है वो होता है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। Now it was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particle in the gold atom। अब ये सोचा जा रहा था, उम्मीद रखी जा रही थी कि जब गोल्ड फॉइल पे जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हम अटैक करवाएंगे तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल है तो वो डिफ्लेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उनमें, यानी कि अपने एक स्ट्रेट लाइन से वो अलग हो जाएंगे, दूसरी तरफ मुड़ के मूव कर जाएंगे। सिंस द अल्फ़ा पार्टिकल वर मच हैवियर दैन दी प्रोटॉन। क्या रीज़न था इसका, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा हैवियर होते हैं। ही डिडंट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज रिफ्लेक्शन। इसके बावजूद भी जो हमें देखने को मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, यानी कि लार्ज डिफ्लेक्शन अल्फ़ा पार्टिकल्स का नहीं हो पाया। तो फिर आगे क्या हुआ, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे इस तरह से उन्होंने जो अपना अपरेटस है सेटअप किया था, और इस तरह से देखिए लार्ज डिफ्लेक्शन जो है, अगर हम इसमें देखते हैं तो लार्ज डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन बहुत कम है इसमें। नाउ बट अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। टोटली अलग रिजल्ट दिया उन्होंने, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, अलग ही रिजल्ट आया उनका। तो क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, वो हमारे फर्स्ट पॉइंट था कि जो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल हैं, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही वो चले जाते हैं। सम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉल स्मॉल एंगल। और कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट होते हैं। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर टू बी रीबाउंड, यानी कि बहुत ही कम, एवरी 1 एटम ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स हमें रिबाउंड होता हुआ, यानी कि वापस टकरा के वापस आता हुआ नज़र आता है। तो ये उन्होंने 3 चीज़ें ऑब्ज़र्व की। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर अ 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर। ये जो गोल्ड फॉइल है कैसी होती है, जितना टिश्यू पेपर होता है उसके 15th जो पार्ट है उतना पतला होता है ये गोल्ड फॉइल। इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। तो बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे होते हैं कि वो गोल्ड फॉइल से टकराए और वापस आ जाएं आपके पास, है ना। तो ये चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उसके बाद क्या हुआ, लेट अस थिंक एन एक्टिविटी 2 इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस
एक्सपेरिमेंट। अब इसका जो प्रभाव है वो हम आगे देखते हैं। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल। एक जो बच्चा है वो वॉल के सामने खड़ा हुआ है विद हिज आइज क्लोज, आइज उसकी क्लोज हैं। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। और कुछ दूरी पर जो वॉल है उस पर स्टोन यानी कि पत्थर फेंकने के लिए बोला जाता है। तो ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक दी वॉल। तो जब भी पत्थर जो है दीवार से टकराता है तो एक साउंड होगा, है ना, तो वो साउंड उसको भी सुनाई देगा। इफ़ ही रिपीट दिस 10 टाइम, अगर वो 10 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट कर लेता है, ही विल हियर द साउंड 10 टाइम, तो उसको साउंड भी 10 टाइम ही सुनाई देगी। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड, लेकिन अगर एक ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड है वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर फेंस। बार्ब्ड वायर क्या होता है? जो कटीले तार होते हैं, कांटे लगे हुए जो तार होते हैं ना, वो वाला। अगर उसके दीवार के चारों तरफ वो लगे हुए हैं, अगर एक ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड है उस पर अगर पत्थर फेंकता है तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट हिट द फेंसिंग। काफ़ी सारे पत्थर ऐसे होंगे जो हिट ही नहीं करेंगे उसको, तो कोई साउंड सुनाई ही नहीं देगी, है ना। दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप इन दी फेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फेंस के बीच में काफ़ी सारा गैप होता है, तो स्टोन जो है वहाँ से भी निकल के जा सकता है, तो वो वहाँ से पास हो जाएगा। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, तो सिमिलर रीजनिंग, इसी रीजन को फॉलो करते हुए क्या था, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने अपनी थ्योरी के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाला वो है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी, कि एटम में जो बहुत सारा स्पेस होता है वो खाली होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो ऐसे ही पास हो रहे थे स्ट्रेट लाइन में, कोई डिफ्लेक्शन में नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, तो बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज लिटिल स्पेस। तो ये दिखाता है कि जो एटम है उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कम स्पेस कवर करते हैं, बाकी जो स्पेस है वो एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट, यानी कि बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये क्या दिखाता है? ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन दी एटम, यानी कि एटम के अंदर बहुत ही कम स्पेस ऐसा होता है जहाँ पे ये सारा एटम का जो मास है वो इकट्ठा होता है, कंसनट्रेटेड होता है वहाँ पे। और उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट होते हैं, बाकी सारा स्पेस खाली होता है तो वो सीधा निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट, उन्होंने ये भी बताया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटम की कंपैरिजन में 10⁵ टाइम्स कम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। अब इन्हीं सारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी अभी हमने स्टडी किया है रदरफोर्ड का, तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर एटम दिया, मॉडल दिया, न्यूक्लियर एटम का मॉडल एटम दिया। तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर भी होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन दी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही मोस्ट ऑफ दी जो एटम का मास है वो वहीं पर इकट्ठा होता है, कंसनट्रेटेड होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के कंपैरिजन में, एटम के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने ये सारे कंक्लूज़न निकाले अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि आगे भी स्टडी होती रहती है, तो आगे जो साइंटिस्टों ने देखा तो उन्होंने कुछ और चीज़ें ऑब्जर्व की, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स निकाले, यानी कि कमियां, कुछ कमियां रह गई थी। तो वो क्या था उनके मॉडल में? द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते हैं, तो ये स्टेबल नहीं था, मतलब फिक्स नहीं था। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ें थी। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो
एक्सेलरेशन। अब जो मूव करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, है ना, यानी कि उसकी स्पीड में चेंज भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब जब एक्सेलरेशन आएगा तो वो उसमें क्या होगा, उसमें एनर्जी रेडिएट होगी, यानी कि उसकी एनर्जी निकलेगी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी उसमें से निकलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो एनर्जी उसकी लूज़ होगी और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वो क्या होगा, न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा, फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, है ना। इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा है तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा है, ये ट्रू है, तो जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल है, मतलब एटम फिर हम कह ही नहीं सकते कि फिक्स है। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन दी फॉर्म दैट वी नो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो एटम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वी नो एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन हमें पता है कि जो एटम है वो क्वाइट स्टेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का। तो आपको रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।